नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहले उपयोगिता का अर्थ देख लेते हैं। उपयोगिता होती क्या है? उपयोगिता यूटिलिटी। तो उपयोगिता की परिभाषा किसी वस्तु या सेवा का ऐसा गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट या पूरा करती हैं या पूरा करने की क्षमता रखती हैं, तो वो कहलाती है उपयोगिता। क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है किसी वस्तु या सेवा का ऐसा गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट या पूरा करने की क्षमता रखता है, उपयोगिता कहलाती है। नोट कर देता हूँ, किसी वस्तु या सेवा का ऐसा गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट या पूरा करने की क्षमता रखता हो। उपयोगिता कहलाती है किसी वस्तु या सेवा का ऐसा गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट या पूरा करने की क्षमता रखता हो, तो वो क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। एक वस्तु किसी के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए अनुपयोगी हो सकती है। जैसे मैं बात करूं, सिगरेट और शराब, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जो व्यक्ति इनका सेवन करता है उन्हें इससे संतुष्टि मिलती है, इस वजह से ये उनके लिए उपयोगी है। लेकिन जो इनका सेवन नहीं करता, उन व्यक्तियों के लिए यही वस्तु क्या हो जाएगी? अनुपयोगी हो जाएगी। एक व्यक्ति के लिए कोई वस्तु उपयोगी हो सकती है, लेकिन वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए अनुपयोगी हो सकती है। तो उपयोगिता क्या बने? किसी वस्तु या सेवा का ऐसा गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट या पूरा करने की क्षमता रखता हो, यानी पूरी करती हो, उपयोगिता कहलाती है। तो उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं होता। उपयोगिता का मतलब ये नहीं है कि उससे किसी को लाभ ही हो, वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन यदि किसी वस्तु से उसे संतुष्टि मिल रही है, तो वो उसके लिए उपयोगी मानी जाए। तो ये हो गई हमारी उपयोगिता की परिभाषा। और अब देखेंगे हम उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता के प्रकार उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता दो प्रकार की होती है। नंबर 1 कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। नंबर 2 सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, MU। अब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे कुल उपयोगिता को समझते हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्या है? कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी। तो कुल उपयोगिता की परिभाषा सबसे पहले बताएंगे हम। किसी वस्तु की संपूर्ण इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाती है। किसी वस्तु की संपूर्ण इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग ही क्या है? कुल उपयोगिता। जैसे हम कोई वस्तु, जैसे सेब की हम 5 इकाइयों को काम ले रहे हैं,
सेव की कितनी इकाई काम ले रहे हैं हम 5, और 5 इकाई से हमें कितनी कितनी उपयोगिता मिल रही है, उनका योग ही क्या कहलाएगा, कुल उपयोगिता कहलाएगा। जैसे सेव की बात करें, हम सेव की 5 इकाइयाँ ले रहे हैं, सेव की कितनी इकाई का ले रहे हैं हम 5 इकाई। मान लीजिए पहली इकाई से हमें उपयोगिता मिल रही है 50 के बराबर, दूसरी वस्तु से यानी दूसरी इकाई से हमें उपयोगिता मिल रही है 40, तीसरी इकाई से हमें मिल रही है 30, चौथी इकाई से उपयोगिता मिल रही है 20 और पांचवी इकाई से उपयोगिता मिल रही है 10। एक बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करते हैं उपयोगिता पहले से कम होती जाती है। पहली वस्तु से सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी, उसके बाद जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करेंगे तो उपयोगिता पहले से कम होती जाएगी। जैसे पहली वस्तु से यानी पहले सेव से हमारी उपयोगिता 50 के बराबर 50 यूटिल्स प्राप्त हुई। जब दूसरा सेव हमने काम लिया यानी दूसरे सेव का हमने उपयोग किया तो हमारी उपयोगिता उससे मिली 40। तीसरा सेव हमने काम लिया तो 30 हो गई, चौथा सेव काम लिया तो 20 हो गई, पांचवें सेव से उपयोगिता हो गई 10। अब कुल उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता इन सब का योग ही क्या है, कुल उपयोगिता। तो टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ेगी, कुल उपयोगिता हो जाएगी 50 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10, 30 और 30 60, 100 और 150। तो टीओ बनी हमारी 150 यूटिल्स, 150 यूटिल्स हमारी बन गई कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता बनी किसी वस्तु की संपूर्ण इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग ही क्या है, कुल उपयोगिता। तो हम किसी वस्तु की कितनी कितनी इकाइयों को काम ले रहे हैं उन सब का योग कर लेंगे तो हमारी कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। अब कुल उपयोगिता का हम सूत्र देख लेते हैं, कुल उपयोगिता का सूत्र टीयू की परिभाषा हमने देखी, किसी वस्तु की संपूर्ण इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग ही क्या है, कुल उपयोगिता। तो जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु की 3 इकाई काम ले रहे हैं तो पहली वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है, दूसरी वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है, तीसरी वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है, उन सब का योग कर लेंगे तो हमारी कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। तो टीयू बराबर होता है U1 यानी पहली वस्तु से कितनी इकाइयाँ कितनी उपयोगिता हमें मिल रही है, दूसरी वस्तु से हमें कितनी उपयोगिता मिली, तीसरी वस्तु से हमें कितनी उपयोगिता मिली, प्लस डैश 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 U1। यदि हम इसके अलावा भी और इकाइयाँ काम ले रहे हैं तो उनसे कितनी उपयोगिता मिल रही है और उन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारी कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। या फिर इसको इस तरह से लिख दें, टीयू बराबर होता है MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस डैश 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 MUN, यानी सीमांत उपयोगिता का योग ही क्या होती है, कुल उपयोगिता होती है। या करके इसको ऐसे लिख दें, टीयू बराबर हो जाएगा सिग्मा मतलब योग, सिग्मा मतलब योग किसका, MU का, यानी MU का सीमांत उपयोगिता का हम योग कर लें, सिग्मा कर लें, सिग्मा MU टोटल कर लें किसका, MU का, यानी सीमांत उपयोगिता का हम टोटल कर लेंगे, हमारी कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी कुल उपयोगिता। और अब देख लेते हैं हम सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। नंबर 2 MU। सीमांत उपयोगिता की परिभाषा रहेगी, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में क्या परिवर्तन हो रहा है, वही क्या कहलाएगी, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सीमांत उपयोगिता कहलाती है या सीमांत उपयोगिता कहलाता है। तो सीमांत उपयोगिता की परिभाषा हमने तैयार कर ली, किस तरह से किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते हैं तो कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन होगा वही हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने सेव की कितनी कितनी इकाई काम ले रही थी, जैसे मान लीजिए हमने सेव की इकाई ली, पहली सेव से हमें 50 यूटिल्स मिली, दूसरे सेव से हमें 40
और तीसरे सेव से हमें कितनी उपयोगिता मिल गई, 30 के बराबर। तो कहने का मतलब हम एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग कर रहे हैं और उससे कुल उपयोगिता में क्या परिवर्तन हो रहा है, वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो इन सब का योग हम कर लें तो इन सब का योग कितना बना, 50, 40, 90, 120, 120 बना। अगर मान लीजिए ये 3 इकाइयों से हमारी उपयोगिता कितनी बढ़ रही है, 120। चौथी इकाई का हम लेते हैं और उपयोगिता कितनी मिल रही है, 20 की। कितनी मिल रही है, 20। अब ये 20 क्या होगा, इसमें जुड़ेगा, 20 जोड़ दिया तो कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन होगा, कुल उपयोगिता टोटल मिलकर के कितनी हो गई, 140। इसका मतलब कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ, पहले थी 120, अब कितनी हो गई, 140। कितने का परिवर्तन हुआ, 20 का। तो ये 20 ही क्या है, सीमांत उपयोगिता है। यानी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हो रहा है, वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो सीमांत उपयोगिता का मैं सूत्र लिख देता हूँ। सीमांत उपयोगिता बराबर होती है, ऊपर लिखेंगे हम कुल उपयोगिता में परिवर्तन, कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे में वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन। ये हमारा सीमांत उपयोगिता का सूत्र बनेगा। सीमांत उपयोगिता बराबर बन रही है कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे में वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन। मान लीजिए हमें इसकी परिभाषा याद नहीं है, सीमांत उपयोगिता की परिभाषा हमें याद नहीं है, और यदि ये सूत्र हमें याद है तो भी हम परिभाषा बना सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं। कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से। वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन होने से, वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन होने से, किस में परिवर्तन होगा, कुल उपयोगिता में। वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन होने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है, या वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन होने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता को समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, mu बराबर बना डेल्टा TU बटे में डेल्टा Q। डेल्टा मतलब परिवर्तन, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, किस में परिवर्तन, TU में, यानी कुल उपयोगिता में परिवर्तन। डेल्टा मतलब परिवर्तन, क्वांटिटी यानी मात्रा में, वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन। तो वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन होने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा और इसे ही हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे, यही हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसका एक समीकरण हो रहा है, एक सूत्र हो रहा है। तो mu को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, mu बराबर होता है TUN माइनस TUN-1, यानी TU की अगली इकाई में से पिछली इकाई घटा देंगे तो भी हमारी कुल उपयोगिता आ जाएगी। जैसे हम TU की 20वीं इकाई में से 19वीं इकाई घटा दें, TU की 20वीं इकाई में से कौन सी इकाई घटा देंगे, 19वीं इकाई। 10वीं इकाई में से 9वीं इकाई घटा देंगे, 8वीं इकाई में से 7वीं, दूसरी में से पहली, तो भी हमारी कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। यानी TU की अगली इकाई में से पिछली इकाई हम घटाते जाएंगे, हमारी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती जाएगी। TU यानी TU जितना है हमारे पास उसकी अगली इकाई में से पिछली इकाई घटाएंगे। जैसे मान लीजिए TU की 30वीं इकाई में से 29वीं इकाई घटा देंगे तो भी हमारी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। अब इसको जैसे हम तालिका देख लें, इसका तालिका और रेखा चित्र देख लेते हैं। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता की तालिका किस तरह से बनती है, किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। तो सबसे पहले वस्तु की मात्राएं, क्वांटिटी, TU कुल उपयोगिता, और यहाँ पे हम ले लें mu यानी सीमांत उपयोगिता। वस्तु की इकाइयाँ 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इकाइयाँ हम काम ले रहे हैं वस्तु के। यहाँ पे हमने TU लिखा, फिर यहाँ पे लिख दिया हमने mu। TU देखो 0, जब तक हम किसी वस्तु की कोई इकाई काम नहीं लेंगे, जब तक कुल उपयोगिता क्या रहेगी हमारी, 0 रहेगी। जब तक हमने कोई इकाई काम ही नहीं ली तो हमारी कुल उपयोगिता तो 0। 1 इकाई हमने काम ली, हमारी उपयोगिता हो गई 6 यूटिल्स। 2 इकाई काम ली, बढ़कर के हो गई 10। तीसरी इकाई काम लेने पर 12, चौथी इकाई काम लेने पर भी 12, 5वीं इकाई काम लेने पर हमारी कुल उपयोगिता बढ़ती है 10। तो कुल उपयोगिता देखो शुरू में कितनी इकाई बढ़ रही है, 6।
उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0 और यहाँ पे माइनस का 2। तो कुल उपयोगिता बढ़ती तो है, लेकिन बढ़ने का क्रम क्या है, घटता हुआ होता है। पहले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, फिर और कम बढ़ती है, फिर और कम बढ़ती है, फिर स्थिर हो जाती है यानी अधिकतम हो जाएगी, और उसके बाद हम लगातार वस्तु की इकाइयाँ काम लेते ही जाएंगे। तो फिर ये सीमांत उपयोगिता अंत में, वो कुल उपयोगिता अंत में क्या हो जाएगी, घटने लग जाती है। अब सीमांत उपयोगिता हम ज्ञात कर सकते हैं। सीमांत उपयोगिता के लिए शुरू में हम लगाएंगे डैश, शुरू में डैश लगाएंगे। इसके दो सूत्र थे, mu बराबर डेल्टा TU बटे में डेल्टा Q, और दूसरा सूत्र था mu बराबर बनता है TUN माइनस TUN माइनस 1। इन दोनों ही सूत्रों से हम mu ज्ञात कर सकते हैं। शुरू में तो डैश लगाएंगे और उसके बाद चाहे इस सूत्र से ज्ञात कर लें, चाहे इस सूत्र से ज्ञात कर लें। तो जैसे इससे देख लेते हैं हम, शुरू से देखो TU में परिवर्तन कितना, शुरू में तो डैश लगा दिया। अब TU में कितना परिवर्तन हुआ, 0 से 6 हो गया, तो कितने का परिवर्तन हुआ, 6 का। और इसमें वस्तु की इकाइयों में कितने का परिवर्तन, क्वांटिटी में 1 का परिवर्तन हुआ। तो इसका मतलब 6 में 1 का भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 6। उसके बाद TU में कितने का परिवर्तन हुआ, 6 से 10 हुआ, है ना। TU में परिवर्तन हुआ, उसके बाद 4 का, और इसमें परिवर्तन 1 का, 1 से बढ़ करके 2 हो रहे हैं। ये 6 से बढ़ करके कितने हो रहे हैं, 10। तो इसमें परिवर्तन 4 का, इसमें परिवर्तन 1 का, तो कितना प्राप्त होगा, 4। तो इसका मतलब ये हो गया 4। फिर 10 से 12 हो गई, ये TU में परिवर्तन 2 का और इसमें परिवर्तन 1 का, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2। यहाँ परिवर्तन 0 का, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0। यहाँ परिवर्तन -2 का, -2 में 1 का भाग देंगे, यहाँ परिवर्तन 1 का हो रहा है तो ये -2। इस तरह से सीमांत उपयोगिता प्राप्त हम कर लेंगे। इस सूत्र से भी देख लेते हैं, ये है अगली इकाई में से पिछली इकाई हम घटा देंगे तो भी हमारी कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। तो किस तरह से, जैसे हम शुरू में डैश लगाएंगे, अगली इकाई 6 हुई, 6 में से 0 घटाएंगे 6 आएगा, और 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, 12 में से 10 घटाएंगे 2 आएगा, 12 में से 12 घटाएंगे 0 आएगा, 10 में से 12 घटाएंगे -2। तो अगली इकाई में से पिछली इकाई घटा करके भी हम सीमांत उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता। और अब देखते हैं हम उपयोगिता की माप, उपयोगिता को मापने के दृष्टिकोण, उपयोगिता की मापने की विचारधारा। उपयोगिता के माप, देखो उपयोगिता की माप के संबंध में दो विचारधाराएं हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पे गणनावाचक, नंबर 1 पे है गणनावाचक विचारधारा। गणनावाचक विचारधारा, और दूसरी विचारधारा का नाम है क्रमवाचक विचारधारा। पहली गणनावाचक विचारधारा और दूसरी क्रमवाचक विचारधारा। तो ये क्या है, उपयोगिता की माप के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। नंबर 1 पे गणनावाचक विचारधारा, नंबर 2 पे क्रमवाचक विचारधारा। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले गणनावाचक विचारधारा। नंबर 1 पे गणनावाचक विचारधारा। गणनावाचक विचारधारा, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, गणनावाचक विचारधारा मार्शल ने दी थी। किसने दी थी, मार्शल ने। गणनावाचक विचारधारा के प्रणेता कौन है, मार्शल। गणनावाचक विचारधारा किसकी है, मार्शल की है। और मार्शल ये कहता है कि उपयोगिता को माप सकते हैं, उपयोगिता को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और कैसे मापी जाती है उपयोगिता को माप सकते हैं, यूटिल्स में। उपयोगिता को मापने की इसने जो इकाई बताई वो है यूटिल्स, यानी यूटिल्स में माप सकते हैं। कि मार्शल ये बताता है कि जिस तरह से हम कपड़े को मीटर में, वजन को किलोग्राम में मापते हैं, उसी प्रकार उपयोगिता को मापने की एक इकाई है, काल्पनिक इकाई, जिसका नाम क्या है, यूटिल्स। यानी हम जिस तरह से कपड़े को मापते हैं, जिस तरह से हम वजन को मापते हैं, जिस तरह से हम दूध को मापते हैं, यानी ठोस, द्रव और गैस को जिस तरह से मापा जाता है, उसी प्रकार हम
गणनावाचक विचारधारा के अनुसार उपयोगिता को भी माप सकते हैं, और वो किस में माप सकते हैं, यूटिल्स में। तो एक बात का ध्यान रखना इसमें कि गणनावाचक विचारधारा किसकी है, मार्शल की। या मार्शल कहता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, किस में माप सकते हैं, यूटिल्स में। जिस प्रकार हम कपड़े को मापते हैं, जिस प्रकार हम वजन को मापते हैं, उसी प्रकार उपयोगिता को भी माप सकते हैं एक काल्पनिक इकाई यूटिल्स में। तो ये हो गई किसकी विचारधारा, गणनावाचक विचारधारा हो गई। अब नंबर दो पे हैं, नंबर 2 क्रमवाचक विचारधारा। क्रमवाचक विचारधारा हिक्स और एल, ये हिक्स और एलन ने दी थी, हिक्स व एलन, हिक्स और एलन ने ये विचारधारा रखी, और ये मानते हैं कि उपयोगिता को माप नहीं सकते, ना ही उपयोगिता को मापने की ज़रूरत है, लेकिन उसको क्रम दे सकते हैं। उपयोगिता को सिर्फ हम क्रम दे सकते हैं कि हमें पहली वस्तु से कितनी उपयोगिता मिली, दूसरी वस्तु से कितनी उपयोगिता मिली, और तीसरी वस्तु से कितनी उपयोगिता मिली। तो यहाँ पे इसको सिर्फ क्रम दे सकते हैं, हम माप नहीं सकते। तो पहली विचारधारा गणनावाचक विचारधारा किसकी थी, मार्शल की। उपयोगिता को माप सकते हैं किसमें, यूटिल्स में। लेकिन दूसरी विचारधारा क्रमवाचक विचारधारा थी, जिसके मुख्य अर्थशास्त्री हिक्स और एलन है, और ये मानते हैं कि उपयोगिता को माप नहीं सकते, केवल उन्हें क्रम दे सकते हैं कि पहली वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है, दूसरी वस्तु से कितनी उपयोगिता मिलती है, तीसरी वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल सकती है। तो ये हम सिर्फ क्रम दे सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, गणनावाचक विचारधारा में गणनावाचक विचारधारा के अंतर्गत हम समसीमांत उपयोगिता नियम क्या क्या पढ़ते हैं। गणनावाचक विचारधारा के अंतर्गत हम समसीमांत उपयोगिता नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम इसका अध्ययन करते हैं, और अधिकतम संतुष्टि का नियम, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और क्रमवाचक विचारधारा के अंतर्गत तटस्थता वक्र यानी उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र का प्रयोग किया जाता है, या उसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे गणनावाचक विचारधारा किसकी विचारधारा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। गणनावाचक विचारधारा मार्शल की विचारधारा है, इसमें उपयोगिता को माप सकते हैं, और इसमें समसीमांत उपयोगिता नियम का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत समसीमांत उपयोगिता नियम आता है। क्रमवाचक विचारधारा हिक्स और एलन की है, इसमें उपयोगिता को माप नहीं सकते, केवल क्रम प्रदान किए जाते हैं, यानी क्रम दिए जाते हैं। और इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र का अध्ययन किया जाता है क्रमवाचक विचारधारा के अंतर्गत। तो ये हमारा उपयोगिता से संबंधित ये टॉपिक था जो हमने देखा। उम्मीद है दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का पार्ट हम कल देखते हैं। थैंक यू।